इमेजिन करो तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है एंड एक दिन तुम अपने उस दोस्त को लाइफ जीने का एक पर्पस देते हो, उसे फुटबॉल से इंट्रोड्यूस कराते हो, उसका अपना ड्रीम शेयर करते हो और डिसाइड करते हो कि तुम दोनों मिलकर अब साथ में वर्ल्ड कप जीतोगे। और फिर वही इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है। दर्दनाक साउंड किया ना? वेल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है रियो मिकागे के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं रियो और नागी का बॉन्ड आखिर था क्या। रियो मिकागे एक इंसेनली रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास पैसा था, उसके पास स्टेटस था, उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन उसका एक ड्रीम था फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना। और प्रॉब्लम बस ये थी कि रियो को लगता था कि वो अकेला ये ड्रीम अचीव नहीं कर पाएगा। पर एक दिन उसकी मुलाकात होती एक लड़के से जिसका नाम था नागी सेशिरो। अब नागी रियो से बिल्कुल उल्टा, उसके पास कोई ड्रीम नहीं था, यहाँ तक कि उसको फुटबॉल में इनिशियली कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलता था उसके लिए फुटबॉल एक बोरिंग एक्टिविटी है, जस्ट लाइक एन हैजल। लेकिन एक दिन नागी सीढ़ियों पर बैठकर अपने फोन में गेम खेल रहा होता है और फिर वहां कुछ ऐसा होता है जिससे रियो नागी के अंदर एक स्पार्क देख लेता है। और वो स्पार्क होता है नागी का रॉ टैलेंट। जिस तरह से नागी फोन को ट्रैप करता है वो देखकर रियो सरप्राइज हो जाता है और इवेंचुअली रियो डिसाइड करता है ये बनेगा मेरा पार्टनर। और मैं तुम्हें बता दूं, स्टार्टिंग में इनकी पार्टनरशिप काफी पावरफुल थी। रियो प्लानिंग करता था, नागी एग्जीक्यूट करता था। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स तुम उसे ऐसा समझ लो, अगर रियो दिमाग था तो नागी एक बॉडी। और अब रियो समझने लगा कि वो रियो एंड नागी नहीं है, वो रियो नागी है। और बस यही थिंकिंग फ्यूचर में रियो की सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाली थी। अब ब्लू लॉक में एंट्री के बाद रियो और नागी का ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल था। दोनों मिलकर सर्वाइव करेंगे, दोनों साथ इंप्रूव करेंगे और इवेंचुअली बनेंगे जापान के बेस्ट प्लेयर्स। लेकिन ब्लू लॉक कोई नॉर्मल फुटबॉल फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ एक सिंपल रूल है, एक प्लेयर का ईगो उसके लिए सबसे पहले आना चाहिए। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, नागी के अंदर भी धीरे धीरे एक अलग एम्बिशन बनना चालू हो जाता है। इसागी नागी को चैलेंज करता है, उसे फोर्स करता है कि वो अपने टैलेंट को बियॉन्ड सोचे, और ये काम भी करता है। नागी के लिए फुटबॉल अचानक से इंटरेस्टिंग बन जाता है। और अब ये देखकर रियो खुश नहीं होता। रियो को हमेशा लगता था कि नागी मेरा पार्टनर है और वो मुझे छोड़कर तो कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन नागी अब अपने लिए सोचता है और वो सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और अब उसकी यही सोच ब्लू लॉक के सेकंड सिलेक्शन में अपना रंग दिखाती है। ब्लू लॉक के सेकंड सिलेक्शन के एक मैच में नागी और रियो का सामना इसागी से हो जाता है। और अब यही वो पॉइंट बनेगा जहां से सब चीजें कोलैप्स होना चालू हो जाएगी। नागी को इसागी के साथ खेलकर कुछ ऐसा फील होता है जो उसके गेम को पुश करता है। मतलब उससे पहली बार चैलेंज मिल रहा था, वो एक्साइटमेंट फील कर रहा था। और फिर हम देखते हैं इसागी वो मैच जीत जाता है एंड ईगो सब प्लेयर्स को एक ऑर्डर देता है। वो बोलता है जो भी प्लेयर्स क्वालिफाई करें वो अगले राउंड के लिए अपने अपने टीममेट्स चुन सकते हैं। और अब नागी रियो को छोड़कर इसागी को अपना पार्टनर चूज करता है। अब अगर टेक्निकली देखो तो नागी ने फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही किया, क्योंकि अगर वो रियो के साथ में रहता तो वो सेटिस्फाइड रहता कि रियो मुझे बॉल देगा और मैं गोल कर दूंगा, सिंपल एज दैट। बट इतना ही काफी नहीं है वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए। पर अगर इसी चीज को इमोशनली देखा जाए तो रियो के साथ बहुत बुरा हुआ यार। नागी ने लिटरली रियो को बिट्रे कर दिया, क्योंकि देखो रियो के लिए नागी सिर्फ एक टीममेट नहीं था, वो उसके ड्रीम का एक पार्ट था। और अब ये बिट्रेयल रियो के दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़ देता है, क्या मेरे अंदर कुछ कमी थी? अब देखो ऐसा नहीं है कि रियो इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ रियो मिकागे ब्लू लॉक का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है। रियो गेम को रीड कर सकता है, वो प्लेस बना सकता है, वो डिफेंस कर सकता है। और रियो के पास जो एबिलिटी है वो कितनी कूल है यार। लाइक फॉर रियल वो प्लेयर्स की एबिलिटी और उनकी बॉडी लैंग्वेज 99% तक कॉपी कर सकता है। तो यार देखो रियो के पास उसका टैलेंट है, उसकी इंटेलिजेंस है, बस अब एक चीज रियो को ढूंढनी है ब्लू लॉक में, उसका ईगो। अब रियो की जर्नी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रियो इवेंचुअली अब चिगिरी और कुनिगामी के साथ टीम अप कर लेता है। और अब ये टीम अप नागी और रियो वाले टीम अप से काफी डिफरेंट था। अगर तुम लोगों ने ध्यान से टीम जेड वर्सेस टीम वी का मैच देखा है तो तुम मेरी बात से अब अग्री करोगे। याद करो जब रियो नागी को पासेस करता है पर वो पास नागी तक नहीं पहुंचते, तब रियो एकदम पैनिक कर जाता है। इट्स लाइक वो उसी मोमेंट पर गेम हार गया। और अब अनलाइक दैट रियो के पास अब एक प्लेयर नहीं था जिसका राउंड वो गेम रिवॉल्व करेगा। अब उसे उसके डिसीजन खुद लेने थे, उसे अटैक में खुद इन्वॉल्व होना था। और अब यही करते करते रियो रियलाइज करता है कि शायद उसे आगे बढ़ने के लिए नागी नहीं चाहिए, बिकॉज रियो इस पॉइंट पर ही समझ गया था कि ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है। तो अब रियो फिजिकली तो नागी से दूर हो गया था, लेकिन मेंटली उसके माइंड में नागी अभी भी प्रेजेंट था। एंड एट दिस पॉइंट रियो स्टिल नीड्स नागी। और अब रियो ये ठान लेता है कि मैं प्रूव करूंगा नागी को कि मैं वर्दी हूँ। और देखो ब्लू लॉक भी तो यही कहता है, डोंट बिकम समवन्स एल्स शैडो, बिकम द प्लेयर्स हु डिकेट्स द गेम। तो क्या नागी के रियो को छोड़ देने से नागी एनिमी बनता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। रियो का असली एनिमी था उसकी डिपेंडेंस
डिपेंडेंसी। वो नागी पे इतना डिपेंड था कि मैं नागी को बॉल दूंगा और नागी गोल मार देगा। उसने कभी भी इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं। और तुम्हें पता है हम लोग भी ये चीज करते हैं, कभी कभी हम भी अपनी आइडेंटिटी किसी और के साथ अटैच कर देते हैं। अब वो ह्यूमन या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई टीममेट, या कोई पार्टनर, या कोई इंसान जिसे तुम खुद एडमायर करते हो। एंड फिर जब वो इंसान तुमसे दूर जाता है तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम अब इनकम्प्लीट हो। यार सॉरी, थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया। हम लोग वापस से रेयो और नागी पे आते हैं। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू रेयो आफ्टर नागी लेफ्ट? रेयो टूट गया, बट क्या ये रेयो का एंड था? बिल्कुल भी नहीं। ब्लू लॉक के नियो इगोइस्ट लीग में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एक बार फिर से साथ में आ गए। अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वाली में। चाओ।